हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। सी के अभी तक हमने बेसिक समझा, फंडामेंटल हमारे क्लियर हो चुके हैं, लूप्स हम पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे इंटरव्यू की प्लेलिस्ट भी चल रही है जहाँ पर हम अभी तक जो भी स्टार्टअप या एमएनसीज कंपनी में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो और क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम एडवांस तरीके से सॉल्व करें, जिसके लिए हमें एडवांस जो टॉपिक है, सिंटेक्स हैं, वो सब हमें सी का समझ में आना ज़रूरी है। इसीलिए अब हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं और फंक्शन के थ्रू ही हम और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन पढ़ना, उससे हम कोड यूजेबल कर पा रहे होते हैं, अपने कोड को नीट एंड क्लीन कर पाते हैं, ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है कोड में बहुत सारी चीज़ें फंक्शन में हम कैसे रेफरेंस और वैल्यू के थ्रू कॉल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की पीडीएफ खोली है जहाँ पे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। ये आपको हमारी लिंक साइट पे मिल रहे होंगे। अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जैसे अ फंक्शन इन सी इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट मीन्स कि आप कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टास्क है जो आपको करना है और बार बार करना है, तो आप उसको कोड को बार बार नहीं लिख रहे होंगे। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको ये सपोज एक काम है जो पहले करना है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और करना है, फिर और पता नहीं दिन में कितनी बार काम करना पड़ता है सेम काम। तो बार बार काम करने के लिए बार बार कोड लिखना जरूरी नहीं है। उसका क्या कर सकते हो, उस कोड और ब्लॉक बनाओगे एंड देन उसको आप एक सेट कर दोगे। तो उस ब्लॉक को आप उस कोड को फिर जब चाहे तब एक बार कॉल करो और वो मल्टीपल लाइंस सेम एग्जीक्यूट हो रही हो, बार बार रिपीट आपको कोड करना ना पड़ रहा हो। सिंपल एग्जांपल बोलूं, जैसे आपने एक सर्वेंट लगाया, आपके घर जितनी बार गेस्ट आते हैं आपको चाय बनानी पड़ती है, तो आप नहीं जाते कि किचन में जाओगे देन चाय कर रहे होंगे। आप क्या सोचोगे, आपने एक फंक्शन की तरह एक आपने सर्वेंट लिया, आप उसको जब भी गेस्ट आएंगे आप उसे कॉल करोगे और वो खुद आपको चाय बनाकर ला के दे रहा होगा। तो इसी तरह हमारा फंक्शन होता है कि आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क है उसकी मल्टीपल लाइन्स को सेम बार बार लिखने से नहीं करना है, उसकी सेम लाइन जो आपको रिपीट करनी है वो फंक्शन में लिखेंगे एंड देन आप जब फंक्शन को जितनी बार कॉल कर रहे होंगे वो लाइंस खुद एग्जीक्यूट होकर आपका टास्क कंप्लीट कर रही होंगी। तो यही है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम्स वी राइट इट वंस इनसाइड अ फंक्शन एंड यूज इट बाय कॉलिंग द फंक्शन व्हेन एवर द नीडेड। जब हमें जरूरत है तब हम उसे कॉल कर रहे होंगे। अब जैसे लूप है, हमने लूपिंग भी पढ़ा, तो फॉर लूप में भी हम सेम चीज़ रिपीटेड काम को बचाते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो लूप काम कंटिन्यूस करता है। आपने उसके अंदर जो भी मल्टीपल लाइन्स कोड लिखा है, लॉजिक लिखा है, वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती या फिर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ करते। लेकिन फंक्शन कब यूज़ करना है, सपोज आपने स्टार्टिंग में आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस का कोड है, आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन आपको जो स्पेसिफिक टास्क है वो कहीं कहीं यूज़ करना है या फिर अलग अलग फाइल्स में यूज़ करना है, तो आप लूप नहीं लगा सकते। आपको फिर बार बार नहीं, कंटिन्यूस नहीं चाहिए, आपको ब्रेक बीच में चाहिए, आपको पता नहीं कि कब कहाँ यूज़ हो जाए। तो हम एक तरह से कंपोनेंट बना देंगे, एक कंटेनर टाइप का, कि उसमें हमने उसे हम फंक्शन बोलते हैं, जिसमें हमने मल्टीपल लाइंस लिख दी जो हमारी काम होने वाला है सेम टास्क के लिए, और जब जब जहाँ भी यूज़ करना होगा, हमें कितनी भी फाइल्स में यूज़ करना होगा, हम उसको कॉल कर रहे होंगे और सेम का टास्क हमारा बिना बार बार लाइन कोड के एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको आउटपुट दे रहा होगा। तो यही काम होता है हमारे फंक्शन का। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो रीयूजेबिलिटी होती है। सिंपल सी बात है, आप जब उसको मल्टीपल लाइन्स कोड लिखने की जगह आपके पास मल्टीपल लाइन्स कोड है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन 1 फंक्शन 2 करके बना रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, आपका काम का जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर रहा है, यानी मॉड्युलैरिटी भी हो रही है, ठीक है। और उसका रिपीटिशन कोड जो है, आपको हो सकता है यही टास्क नीचे भी कराना है, तो आप इसको सेम लाइन को नीचे लिखने की जगह इसी फंक्शन को नीचे कॉल दे रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आप उसको रीयूज करते रहते हैं, एक बार लिखा एंड देन बार बार रिपीट होता है, वंस राइट एंड बार बार रन कर सकते हो आप उसको। देन डीबगिंग, अब आपको पूरे कॉम्प्लेक्स कोड में से सर्च नहीं करना है कहाँ मिस्टेक है। अगर आपने फंक्शन को कॉल किया, एरर थ्रो हुई, तो आप डायरेक्ट उस फंक्शन पे जाएंगे और उसको डीबग करके देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको ऐसे पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट लाइन्स में नहीं चेक करना होगा इशू कहाँ पर है। तो डीबगिंग बहुत ईजी हो जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो ये प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल लाइन्स में जो वो कॉम्प्लेक्सिटी शो हो रही होती है, वो प्रोफेशनलिज्म कम हो जाता है। बट जब आप फंक्शन बनाते हो तो कोई और भी अगर डेवलपर आ रहा है और आपका कोड पढ़ रहा है, तो उसको पता है कि फंक्शन 1 ये काम करता है, फंक्शन 2 ये काम कर रहा होता है। उसको अलग अलग सेट ऑफ कोड मिल जाएंगे जिनका काम उसको पता चल रहा होगा। तो नीट एंड क्लीन की वजह से उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे काम है। अगर आप एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फंक्शन का यूज़ आपको करना ही होगा। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स में भी सिंपल यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रिटर्न टाइप दिया है,
एंड देन फंक्शन नेम एंड देन द पैरामीटर लिस्ट। अगर मैं बात करूँ, हमने कहीं ना कहीं ये इंट मेन फंक्शन अभी तक सीखा ही है, जो कि मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि हमारा सी इतना तो फॉलो करता है। क्या करता है, मेन एक फंक्शन है जिसको हम कॉल नहीं दे रहे होते, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है स्टार्टअप कोड के थ्रू। मैं अभी तक बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ। देन ये रिटर्न जो है वो एक इंटीजर डिजिट को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसका टाइप हमने इंट दिया है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि आपका स्टेटस जो है हमारे कोड का वो सक्सेसफुली रन हुआ है। इतना काम हमें इसको पता है। सिमिलरली यही फंक्शन हमको बनाना है जो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा। तो रिटर्न टाइप जो इसका इंट है, ऐसे ही हमें कोई रिटर्न टाइप देना होता है, फिर हमारा फंक्शन का नाम देना होता है। सपोज मैंने इंट ही दिया है और देन फंक्शन नेम दिया कोई, और अब पैरेंथेसिस के बीच में अगर हमको नीड होती है तो हम पैरामीटर दे रहे होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने फंक्शन को कोई वैल्यू पास करते हैं। अब कोई से भी टाइप की हो सकती है, डेटा टाइप में कुछ भी हो सकता है, हमारे वेरिएबल की वैल्यूज पास हो रही होती है, जिनके थ्रू हम अपने जो नंबर ऑफ लॉजिक कोड है जो हम अपनी इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखने वाले हैं, हमारा जो बोल सकते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन है, वो हमारा रन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू आवर कोड। तो इस कोड में अगर हमें पैरामीटर्स की जरूरत होगी तो हम यहाँ पर पैरम्स को अपना सेंड कर रहे होंगे, मल्टीपल पैरामीटर्स हमारे जा रहे होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इन टाइप है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन हम बनाएंगे कि फंक्शन किस टाइप का हो सकता है। वो वॉइड टाइप का, उसका कोई भी रिटर्न हो ही ना, वो एम्प्टी हो सकता है वो किसी और टाइप का हो। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि एक्चुअल में हमारे फंक्शन का काम क्या है। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा सिंटेक्स हमने समझा। जैसे हमारा मेन फंक्शन था, उसमें हमें एक रिटर्न टाइप देना होता है, फंक्शन का हमें नेम देना होता है, क्योंकि यूजर डिफाइंड है तो हम अपने अकॉर्डिंग नेम दे रहे होंगे। देन हम पैरामीटर देते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें हम रिटर्न कर रहे होते हैं। वो भी हमारा डिपेंड ऑन कंडीशन होता है कि हमें रिटर्न करना है या नहीं करना है। इतना हमको समझ में आया। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ फंक्शंस की, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, जो फंक्शन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शंस, और या फिर स्ट्रिंग लेंथ के, स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, टाइम के फंक्शन होते हैं, एसक्यूआरटी फंक्शन होते हैं, मैथ्स के फंक्शन होते हैं। ये सारे फंक्शन ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमको सी खुद से प्रोवाइड करता है। उसका लॉजिक या कोड हमको लिखना नहीं होता, जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और उस हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड कर रहे होते हैं जिसके अंदर के फंक्शन हमको यूज़ करने हैं। हमने std.h तो हमेशा यूज़ किया हुआ है ना। तो इस हेडर फाइल के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी सी के अंदर हैं, उनका यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। लेकिन एक और टाइप होता है, वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो अब हम सीखने वाले हैं, जो हमारे थ्रू बनाते हैं। हम अपनी कंडीशन, अपने लॉजिक, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म द कस्टम टास्क। कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपने फंक्शन को, हमें क्या काम कराना है, क्या लॉजिक लिखना है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो वो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अगर मैं फंक्शन कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन की बात करूँ कि हमारे फंक्शन में एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको बनाने के लिए, तो हमारे उसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 होता है डिक्लेरेशन, कि हमको उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। नंबर 2 डेफिनेशन, हमें उसकी डेफिनेशन देनी होती है, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड देना होता है, हमें एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन में एग्जीक्यूट क्या करना है। एंड देन नंबर 3 होता है कॉल। अगर हम उसको कॉल ही नहीं करेंगे तो आपने कितने भी नंबर ऑफ लाइन्स कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उसको बिना बुलाए वो नहीं आ रहा होगा। अगर आपके पास सर्वेंट है, आपको उससे चाय बनवानी है, तो आप उसे कॉल देनी होगी और उसे बताना होगा कॉल के थ्रू कि आपका जो काम है, आपको जो टास्क दिया गया चाय बनाने का, वो करना है। देन वो आपको चाय बनाकर एज अ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सिंपल हमारे पास फंक्शन में भी होते हैं। तो सिंपल क्या होता है, इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। ये हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जैसे हमने सिंटेक्स बताया कि हमें क्या लिखना है, सिंपल अपना रिटर्न टाइप लिखना है, अपने फंक्शन का नेम लिखना है, और अगर हमें उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करने हैं तो हम उसमें पैरामीटर की लिस्ट पास कर रहे होंगे। ये हमारा डिक्लेरेशन हो जाता है। ओके, इसे हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। नंबर 1 स्टेप को डिक्लेरेशन की जगह आप प्रोटोटाइप भी बोल सकते हो, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। और नंबर 2 पॉइंट आता है डेफिनेशन का। अब जब हमने अपना फंक्शन लिख दिया तो उसके अंदर जो हमको कोड लिखना है, जो लॉजिक लिखना है, जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस होने वाली है, वो हमारा एक्चुअल कोड ऑफ ब्लॉक होता है। यानी कि मैंने फंक्शन लिखा, ये डिक्लेयर हो गया, अब उसके अंदर हमें काम क्या कराना है, वो हमारी डेफिनेशन कहलाती है। अब हमारे पास पूरा फंक्शन रेडी हो गया, तो 3rd स्टेप पे आता है फंक्शन कॉल का। अब ये फंक्शन हम कहाँ कॉल कर रहे होते हैं वो डिपेंड होता है। अगर सिर्फ एक ही फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन को हमें मेन के अंदर कॉल करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन चलता है, और अगर हमें दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो उसे बिना कॉल के नहीं कर सकते। तो मेन चलने के बाद तुरंत उसको कॉल जाना चाहिए। तो हम मेन के अंदर अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अपना सिंपल एक फंक्शन बनाया जिसका नाम किया वॉइड, और एक बना दिया ग्रीट नाम से फंक्शन बनाया। उसके अंदर मुझे कुछ नहीं सेंड करना है, और सिंपल एक प्रिंटफ करके एक लाइन लिखवानी है, और मुझे सपोज करवाना है गुड मॉर्निंग। ओके, कि ये जो है मेरा ऑटोमेट चल जाए।
तो अब मैं क्या करूँगी, ये फंक्शन मेरे पास है सिंपल, लेकिन ये तब तक नहीं चल सकता जब को मैं इसको कॉल नहीं करूँगी। तो मेरे पास एक और फंक्शन होता है जो ऑटोमेट कॉल होता है, विच इज़ मेन। जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेन के पास आएगा और मेन के अंदर मैंने अपने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया होगा। तो मेरा कंपाइलर इसके बाद जैसी सेकेंड लाइन पर आ रहा होगा वो डायरेक्ट अप साइड जाएगा और उसके अंदर मैंने जो भी लॉजिक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे मेन के अंदर अपने बाकी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कॉल देना होगा। अब सपोज मुझे एक और फंक्शन बनाना है, तो फिर अब ग्रीट के बाद अगर मैं चाहती हूँ वो कॉल हो तो मैं ग्रीट के थ्रू भी कॉल दे सकती हूँ, अदरवाइज मेन के थ्रू कॉल कर रहे होंगे। अभी हम कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप की बात करूँ तो 4 टाइप से हम अपने जो फंक्शन है उनको क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास सिंटेक्स हमें पता है कि उसका रिटर्न टाइप हो सकता है, उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट हो सकती है, देन हम उसे रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं। तो उसके भी 4 टाइप हैं। क्या? नो आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप, यानी कि हमें कोई रिटर्न करना ही नहीं है और ना ही हमें कोई आर्गूमेंट्स देने हैं, यानी कि सिंपल मेरे पास रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे कि मैंने बनाया सिंपल एक वॉइड करके बनाया, वॉइड मेरा एक एम्प्टी होता है जो कोई भी रिटर्न टाइप हमको रिटर्न नहीं कर रहा होता। अगर हमें पता है कि उसका हमें रिटर्न टाइप देना ही नहीं है तो हम वॉइड दे सकते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो मेरे पास एक वॉइड है ग्रीट करके, अभी हमने जो ऊपर किया, और उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। तो ना तो यहाँ पे इसके पास कोई आर्गूमेंट्स है, आर्गूमेंट्स यानी पैरामीटर्स जो पास करा रहे होते हैं, ना ही इसका कोई रिटर्न टाइप है। तो ये नंबर 1 टाइप का हमारा हो गया। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 में मेरे पास आता है आर्गूमेंट्स हैं बट रिटर्न टाइप नहीं है, यानी कि वॉइड है। ओके और मैंने स्क्वायर फंक्शन बनाया और इसके अंदर अपने पैरम को भेजा है, जो मेरे अंदर जो स्टेटमेंट है या लॉजिक है उसमें यूज़ होने वाला है, बट ये रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया है हमने। ओके तो यानी कि आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो नो आर्गूमेंट बट रिटर्न टाइप, मेरा जो आर्गूमेंट है वो नहीं हो रहा है, यानी कि मैं पैरामीटर्स जो है, हम आर्गूमेंट्स और पैरामीटर के बीच में भी डिफरेंस समझ रहे होंगे। अगर हम पैरम्स इसमें भेज ही नहीं रहे, आर्गूमेंट्स इसमें भेज ही नहीं रहे, बट इसमें हमने रिटर्न टाइप सेट किया है कि हमारे पास जो रिटर्न की जो वैल्यू है वो 10 हो। ये जो है तो है ना, नो आर्गूमेंट रिटर्न टाइप हमारा मेन फंक्शन होता है। मैंने जाना इंट रिटर्न टाइप लिखा, मेन फंक्शन बनाया एंड देन मैंने इसके अंदर रिटर्न 0 किया। तो ये मेरा क्या फॉलो कर रहा है कि रिटर्न टाइप तो है, यानी कि मेरा रिटर्न है, इसमें आर्गूमेंट नहीं है, ये मेरा रिटर्न टाइप है और आर्गूमेंट नहीं है। तो ये मेरा थर्ड टाइप का जो मेरा मेन फंक्शन हम पढ़ते आए वो होता है। फोर्थ की बात करें तो होता है आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप, यानी दोनों चीज़ होती है। मेरे पास रिटर्न टाइप भी है एंड देन मेरे आर्गूमेंट्स भी यहाँ पास हैं। तो हमने अभी तक कितने पढ़े? अभी तक हमने 4 टाइप्स पढ़े। नंबर 1 हमने पढ़ा नो आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप, यानी कि मेरे पास सिंपल मेरे पास एक फंक्शन है जिसका जो है आर्गूमेंट भी नहीं है, आर्गूमेंट यानी कि पैरामीटर्स। मैंने अपना फंक्शन बनाया, उसमें वॉइड बनाया, यानी आर्गूमेंट रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड एंड नो पैरम्स, और इसके अंदर मुझे जो भी प्रिंट कराना है वो मुझे प्रिंट करा दिया। ये 1 हो गया। अगर मैं 2 की बात करूँ, यानी कि सिंपल मेरे पास आर्गूमेंट्स तो हैं बट नो रिटर्न टाइप। तो अगर आर्गूमेंट्स यानी कि मैंने अपने पैराम भेजा, आर्गूमेंट भेजा इंट ए करके और उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं दिया, यानी कि वॉइड बनाया फिर से, और फंक्शन लिया, फंक्शन 1 ये रहा और फंक्शन 2 ये रहा, और इसके अंदर मैंने अपने नंबर ऑफ लाइन कोड्स को जो भी हमें लॉजिक कराना है वो किया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, मेरा जो थर्ड नंबर है, सिंपल सी बात कि मेरे पास आर्गूमेंट भी है और रिटर्न टाइप भी, यानी कि आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप बोथ है। यानी कि मैंने दिया इंट और मेरा फंक्शन 3 और मैंने इसके अंदर कोई भी मेरे जो पैरम यूज़ होने वाले हैं वो पास करा दिया, यानी मेरे आर्गूमेंट जो भी है वो मैंने पास कराए हैं। ठीक है। और एक फोर्थ जो होता है हमारा, एक जो हमारा मेन फंक्शन की तरह है कि रिटर्न टाइप तो है, इंट है, लेकिन फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स नहीं है। फोर्थ तो हमने 4 टाइप के अपने फंक्शंस बना सकते हैं जिसमें रिटर्न हो सकता है, दोनों में हम पैरम्स पास कर रहे हो, आर्गूमेंट्स पास कर रहे हो और उनका रिटर्न टाइप भी हो। तो इनको हम चलिए कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है आपको समझाने के लिए कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो कितने टाइप से क्रिएट किए जा सकते हैं, उनका कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हम देखें, पहले हम ड्राई रन करेंगे, देन हम उसको सिंपल तरीके से आउटपुट देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका जो टाइप है वो वॉइड है, यानी कि नो रिटर्न टाइप है, एंड देन मेरे यहाँ पे आर्गूमेंट्स भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है नो आर्गूमेंट्स वाला और नो रिटर्न टाइप। ठीक है, ये फर्स्ट है। ये क्या करेगा, सिंपल मेरा प्रिंटफ जो एक स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर रहा होगा। दूसरा एक और फंक्शन बनाया है मैंने प्रिंट सम करके, ये भी वॉइड टाइप का है। तो हमारा जो रिटर्न टाइप तो नहीं है, यहाँ पे नो रिटर्न टाइप है, बट आर्गूमेंट्स हैं इसमें जो हमने इंट ए एंड इंट बी दिए हुए हैं। तो मेरा इंट ए और इंट बी जो है वो एज अ आर्गूमेंट इसमें पास हो रहे हैं और उनको हमने अपनी स्टेटमेंट में यूज़ भी किया है। थर्ड मेरा जो आता है उसका इंट रिटर्न टाइप है, यानी कि रिटर्न टाइप मेरे पास है,
ओके। एंड देन हम देखें तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स नहीं है, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन में आर्गूमेंट्स नहीं होते, तो बिना आर्गूमेंट्स के रिटर्न टाइप लिया है जो सिर्फ रिटर्न 5 कर रहा है। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हमें 5 रिटर्न हो रहा होगा। एक हमारा फोर्थ है फंक्शन जिसको मैंने मल्टीप्लाई नाम दिया है। इसमें क्या है, हमने रिटर्न टाइप दिया है इंटीजर एंड देन हमने 2 आर्गूमेंट्स इसमें पास करे हैं, यानी कि इसमें आर्गूमेंट्स भी हैं और हमारा रिटर्न टाइप भी है। तो हमने 4 फंक्शन बना लिए यहाँ पे और अब हमने इस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल किया है। सबसे पहले हमने कॉल किया है ग्रीट को, तो सबसे पहले हमने कॉल किया है ग्रीट को। ग्रीट को जैसे ही हम कॉल करेंगे सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ रहा होगा, मेन पे। मेन पे आने के बाद जैसे ही वो सेकंड लाइन पे आएगा वो ग्रीट को कॉल करेगा और ग्रीट को कॉल होते ही वो हमारी ये लाइन जो है स्टेटमेंट हेलो खुशहाली नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न करके हमको प्रिंट हो जाएंगे। फिर देन हमारा मेन के पास वापस आएगा और फिर हमारा कॉल हो रहा होगा सेकेंड फंक्शन प्रिंट सम, जिसके अंदर हमने सम में 10 और 20 जो हैं वो आर्गुमेंट्स हमने इसके अंदर पास किए हुए हैं जो मेरे पास है, यानी इंट ए में क्या चला जाएगा 10 और इंट बी में क्या चला जाएगा 20, और हमको यहाँ पर 10 + 20 का सम जो है वो रिटर्न हो रहा होगा एज अ सेकेंड फंक्शन के थ्रू। यहाँ प्रिंट सम में हमें प्रिंट हो जाएगा। देन थर्ड फंक्शन में हमने क्या किया है, एक और फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है गेट फिक्स वैल्यू। गेट फिक्स वैल्यू क्या है, ये रिटर्न कर रहा है 5 को, इसमें आर्गुमेंट्स कुछ भी पास नहीं किए। तो देखिए यहाँ पे भी आर्गुमेंट्स एम्प्टी है, अगर हमने आर्गुमेंट्स पास करने हैं तो यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स पास नहीं किए तो सिंपल एम्प्टी दिया है और इसको कॉल करने के बाद जो ये रिटर्न 5 कर रहा है उसको हमने एक और वेरिएबल बनाया फिक्स करके और उसमें उस वैल्यू को असाइन करा लिया, फिर रीस्टोर करा लिया। तो अब मेरे पास फिक्स के अंदर आ जाएगा 5। अब मैं देखूँ तो मैंने फोर्थ फिर से कॉल किया है, फोर्थ फंक्शन को। इसके बाद जैसे ही हमारा ये थर्ड की जो काम होगा वो कंप्लीट होते ही हम वापस से मेन के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट कॉल गई थी। अगर मैं देखूँ तो जैसे हमने इसको कॉल किया था तो ये डायरेक्ट हमारे फर्स्ट फंक्शन पे जाएगा, सेकंड कॉल होते हमारे सेकंड फंक्शन पे जाएगा, थर्ड कॉल होती है थर्ड पे जाएगा एंड वो वापस आ रहे होंगे। जैसे इनका काम कंप्लीट हो जाता है ये वापस से मेन के अंदर आते हैं। तो वापस से आने के बाद वो फोर्थ पे पहुंच रहा होगा प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में हमने एक वेरिएबल बनाया है मल्टीप्लाई को। जैसे ही हम कॉल करेंगे दोनों के अंदर हमारी वैल्यू जाएगी x की जगह 4 एंड 6 हमने y में किया है। देन उनका जो प्रोडक्ट आएगा 4 × 6 हमारा, वो यहाँ पर प्रोडक्ट में स्टोर हो रहा होगा, हमारा एक प्रोडक्ट वेरिएबल जो हमने बनाया, एंड देन हम उसको प्रिंट करा रहे होंगे। और यहाँ पर लास्ट में हमारा रिटर्न 0 ये बोलेगा कि हमारा जो पूरा कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये पूरी फाइल हमारी टर्मिनेट हो रही होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सी मैंने यहाँ पे रन किया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए पहला हमारा फंक्शन कौन सा चला है, ग्रीट वाला, जिसमें हमारे पास पहली स्टेटमेंट सिंपल ये थी जो नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न टाइप था, हमें मिल गया। एंड देन हमने सेकंड फंक्शन कॉल किया है जब मेन के थ्रू, यहाँ पर नीचे मेन में हमारे पास जो था फंक्शन हम देख सकते हैं। सेकंड में हमने कॉल किसको किया था, यहाँ पे सेकंड में हमने कॉल किया था प्रिंट सम को। तो हमारा प्रिंट सम कॉल हुआ और प्रिंट सम के अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारे 2 वैल्यू हमने सेंड की थी 10 एंड 20, वो सम हमें यहाँ पर एज अ 30 रिटर्न हो गया है, एज अ 30 हमको रिटर्न हुआ है। अब देन हमने थर्ड फंक्शन को कॉल किया तो थर्ड फंक्शन जो था हमारा गेट फिक्स वैल्यू वो हमें 5 रिटर्न कर रहा है, जो फिक्स वैल्यू के अंदर हमने स्टोर कराई नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू के अंदर। एंड फोर्थ हमारा प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा था जो कि 24 है। अगर मैं चाहती हूँ कि इनका कुछ भी जो कॉलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं कि ग्रीट ही पहले चले, पहले फिक्स वैल्यू चलना चाहिए, तो सिंपल तरीके से मुझे क्या करना है, उसमें मुझे सिर्फ इसको यहाँ पर कंट्रोल करना आना है। मैं इसको सिर्फ क्या करूँगी, ग्रीट को बाद में कॉल करूँगी, तो मेरा जो कंपाइलर है वो इसको बाद में कॉल करेगा और सबसे लास्ट में कॉल करने पे सबसे लास्ट में इसका आउटपुट हमको मिल रहा होगा। सबसे पहले क्या कॉल हो जाएगा, प्रिंटफ। सपोज मैं चाहती हूँ कि पहले प्रोडक्ट कॉल हो, तो प्रोडक्ट को कॉल करने के लिए मुझे सब मेन में जस्ट पहले प्रोडक्ट लिखना होगा, देन वो प्रोडक्ट कॉल होने के बाद हमारे फंक्शन दूसरे फंक्शन पर वो जा रहा होगा। तो जो ये सिक्वेंस हम लेते हैं ना कॉलिंग की, उसके अकॉर्डिंग उसी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिल रहा होता है। अगर हम पहले दूसरे फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को पहले कॉल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मिलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई वाला जो हमारा फोर्थ फंक्शन है उसको हम सबसे लास्ट में कॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में ही वो कॉल होने की वजह से एग्जीक्यूट हो रहा होगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। एंड सी यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ आपको कि पहले जो एग्जीक्यूट हुआ था, पहले हमने ग्रीट कॉल किया था तो सबसे पहले हेलो खुशहाली आया था जो ग्रीट के थ्रू हमने किया, बट इस बार हमने मल्टीप्लाई वाले को पहले कॉल किया तो हमारा प्रोडक्ट का पहले आया और लास्ट में हमारा ग्रीट कॉल हो रहा है। तो फंक्शन की सीक्वेंस जो है वो हमारे कॉलिंग पे डिपेंड कर रही होती है। तो इसी तरह से हमारा जो फंक्शन कॉलिंग है हमने सीखी, चारों टाइप से सीखी कि 4 तरह से फंक्शन बनाए जा सकते हैं। उसमें आर्गूमेंट्स और रिटर्न टाइप हमारे कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसमें हमें आर्गूमेंट्स कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास करने हैं, कितने नंबर ऑफ उसका क्या रिटर्न टाइप हो सकता है, कितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होने वाला है। वो जस्ट डिपेंड ऑन आवर लॉजिक कि हम उसके अंदर लिखने क्या वाले हैं, वो कौन सा स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर रहा होता है।
चलिए अब बात करते हैं आर्गुमेंट वर्सेस पैरामीटर्स की। जैसे मैंने अभी पहले उससे पैरामीटर्स बोला था, देन आर्गुमेंट्स बोल रहे थे, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों के लिए सेम होता है कि सेम ही आर्गुमेंट्स भी पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स से आर्गुमेंट्स, बट एक्चुअली थोड़े डिफरेंट होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू जरूर पूछ लेता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो रहे होते हैं। चलिए एक सिंपल से कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन बनाया इंट मल्ट नाम से, और उसके अंदर मैंने 3 आर्गुमेंट्स जो हैं वो पास कराने हैं। तो मैंने 3 पैरामीटर बनाए, ए, इंट बी एंड इंट सी। ये मेरे 3 पैरामीटर्स हो गए। अब इसके अंदर मैंने सिंपल क्या करा दिया, रिटर्न कराया इन तीनों का प्रोडक्ट, मल्टीपल था, तो ए, बी एंड सी। बहुत ही बेसिक सा है। और अब मैं क्या करूँगी, अपने इंट मेन फंक्शन से इसको कॉल कराऊंगी। और जैसा कि हमने बताया कि अगर हमने ऊपर पैरामीटर्स पास कराए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हैं, तो हमें आर्गुमेंट्स पास कराना हो कॉल करते हुए। तो मैंने मल्टीपल नाम का ये जो मेरा फंक्शन है, मैंने उसके अंदर 3 वैल्यू पास कराई, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जैसे हम इसको कॉल कर रहे होंगे, ये कॉल करने पर मेरे पास डायरेक्टली ऊपर जा रहा होगा और इसको ये यहाँ से कॉल करेगा। यानी कि अब ए के अंदर क्या जाएगा 3, बी के अंदर क्या जा रहा होगा 4 एंड सी के अंदर क्या जा रहेगा 5। तो अब एक्चुअल में आर्गुमेंट्स क्या है और पैरामीटर्स क्या है। जब हम अपना वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डेफिनेशन दे रहे होते हैं, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं। ये हमारे एक्चुअल में हम इन्हें बोल रहे होते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं है, जस्ट हमने उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि मेरे यहाँ पे 3 पैरामीटर पास होने वाले हैं, या फिर 4 होने वाले, जितना भी यूज़ है, हमने यहाँ 3 यूज़ किए। लेकिन इनके अंदर जो हमें वैल्यू पास करनी है, जो हम कॉलिंग के थ्रू पास कर रहे होते हैं एक्चुअल में, वो हमारे आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। ये हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं और ये हमारे पैरामीटर्स यानी पैरम्स। ओके, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं और इनको एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू को यहाँ से सेंड कर रहे होते हैं। इनके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, ए बी सी रहेगा सेम, बट मैं यहाँ से जो वैल्यू चेंज करूँ, मुझे 3 4 5 की जगह मैं यहाँ पर 7 8 9 भेज सकती हूँ। तो ये जो मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, जो मेरे अपने फंक्शन के लॉजिक में यूज़ होंगे, वो आर्गूमेंट्स कहला रहे होते हैं। और ये मेरे सिंपल फॉर्मल पैरामीटर्स कहला रहे होते हैं, जिनको हम डेफिनेशन के थ्रू जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब बनाते हैं पैरामीटर्स हैं, और जब हम कॉल के थ्रू बनाते हैं, यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से लिखा भी है कि पैरामीटर्स वेरिएबल इन अ फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन डेफिनेशन में सिंपल पैरामीटर्स लिखते हैं, वो हमारे पैरामीटर हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और जब हम एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल करते समय हम एक्चुअल वैल्यू को पास करते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं, और उनको हम आर्गूमेंट्स भी बोल रहे होते हैं। तो आप बोलोगे अभी तो हम बोल रहे थे नो रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट। तो नो आर्गूमेंट इसलिए क्योंकि जब तक हम यहाँ से पास नहीं करें, तो यानी कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, कोई आर्गूमेंट हमें नहीं भेजना होता, इसलिए कोई रिटर्न टाइप नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, तो नो रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट की बात होती है। तो ये बहुत ध्यान से देखने की है। जैसे हमने यहाँ सिंपल भी बताया, ए एंड बी आर पैरामीटर्स, क्योंकि वो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन के थ्रू डेफिनेशन देते टाइम बनाया है, और 5 एंड 10 हमने कॉल करते समय किए, ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं। तो इनको ध्यान देने के पॉइंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। एज अ फ्रेशर तो बहुत बार पूछा जाता है कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है, आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है, आर्गूमेंट्स कौन से कहलाते हैं, इन्हें क्यों कहा जाता है एक्चुअल में, दैट है। तो इसलिए मैंने समझाया आपको। अगर मैं बात करूँ कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, कि मैं चाहती हूँ कि एक मेरे पास फंक्शन है, उसी फंक्शन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन को यूज़ करूँ, मुझे कंटिन्यूसली फंक्शंस रन करने हैं, मैं एक फंक्शन कॉल हो रहा है देन उसके अंदर ही दूसरा फंक्शन रन हो जाए, उस फंक्शन को कंप्लीट हुए बिना, तो इसी को हम बोलते हैं व्हाट इट मीन्स, यानी कि यू डिफाइन वन फंक्शन एंड देन इनसाइड दैट फंक्शन यू कॉल द अनदर फंक्शन। एक फंक्शन बनाने के बाद उसी फंक्शन के अंदर हमने जो दूसरा फंक्शन कहीं और बनाया है उसको कॉल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंपल से एक एग्जाम्पल दिया है, हमने एक ग्रीट करके फंक्शन बनाया, ओके, देन हमने से हाई करके बनाया, 2 फंक्शन मेरे पास बने हुए, लेकिन उनमें से किसी एक फंक्शन को तो मुझे मेन के थ्रू कॉल करना होगा, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम रन होता है सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा कभी चेंज नहीं होने वाला, वो क्या है, मेन फंक्शन कॉल होने का स्टार्टअप कोड के थ्रू। तो सबसे पहला मेरा कंपाइलर यहाँ पर आएगा, जैसे इसके बाद वो अंदर आ रहा होगा तो वो देखेगा ये से हाई करके एक फंक्शन है, कॉलिंग से हाई विच कॉल द ग्रीट। तो ये अब से हाई करते ही वो ऊपर जा रहा होगा, मेरे इस फंक्शन को ढूंढेगा कि कहाँ पर है मेरा ऊपर ये फंक्शन, ऊपर फंक्शन ढूंढने के बाद वो से हाई के अंदर जाएगा, देखेगा कि ये लाइन है, यानी कि मैंने इसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया प्रिंट करने को, तो मुझे ये एग्जीक्यूट करके मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट ये एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा। और फिर इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि नीचे इन्होंने दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो दूसरा फंक्शन कॉल होते ही वो डायरेक्टली कंपाइलर ऊपर सर्च करना शुरू कर देगा उस फंक्शन को, और वो फंक्शन हमारा डायरेक्ट उस फंक्शन पे पहुंचेगा विदाउट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट कोड। उस फंक्शन के नीचे की लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ऊपर कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जैसे ऊपर आएगा, पहली लाइन हमारे यहाँ पर क्या प्रिंट हो रही होगी, सिंपल मेन फंक्शन कॉल है, तो ये वाली लाइन हुई इन से हाई डन, एंड देन सेकेंड लाइन पे वो तुरंत उसने दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इस लाइन की जगह वो ये वाली लाइन प्रिंट करेगा कि हेलो फ्रॉम
ग्रीट फंक्शन से। एंड देन जैसे ही वो खत्म होगा, मेरी लास्ट इस लाइन पे आएगा, वो बैक टू अपने अंदर फंक्शन में आ रहा होगा और फिर यहाँ पर ये वाली लाइन प्रिंट करेगा जिसका नाम है बैक इन से हाय। तो अब मेरा ये तीनों कंप्लीट होगा एंड वापस से जैसे ये खत्म हुआ ये फिर से अपने पुराने वाले फंक्शन पे आ जाएगा विच इज़ मेन फंक्शन, और यहाँ पर हमारा रिटर्न 0 होते ही हमारा जो कोड है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 3 लाइन आ रही होंगी। तो पहला फंक्शन कॉल होते ही वो दूसरा फंक्शन जैसे जा रहा होगा तो उसके बीच में वो ब्रेक लग जाता है, जब तक वो वाला कंप्लीट नहीं होगा वो नीचे की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। इसी को बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। जब तक वो पहला वाला फंक्शन जो हमने कॉल किया है वो पूरा नहीं होगा, वो दूसरा फंक्शन आगे नहीं बढ़ने देता है। ओके अगर मैं इसको कोड के थ्रू समझूँ तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, सिंपल फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे 2 फंक्शन है, फंक्शन 1 जिसका नाम है प्रिपेयर फूड एंड फंक्शन 2 जिसका नाम है टेक ऑर्डर। तो लेकिन जैसे हमारा कोड हम रन करेंगे तो कहाँ पे आएगा, नंबर 1 हमारे इस पे आएगा एक हमारा कंपाइलर मेन के ऊपर, और उसके अंदर वो जाते ही देखेगा कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है टेक ऑर्डर। टेक ऑर्डर करने के बाद वो फंक्शन कहाँ पे जा रहा होगा, ऊपर सर्च करेगा कि जहाँ पर भी मेरे पास टेक ऑर्डर नाम का एक फंक्शन है वो चलना एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा होगा वो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में आएगा जहाँ पर सिंपल प्रिंट करने को बोला है तो वो इसको प्रिंट कर देगा, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा आउटपुट में ये दिखेगा। देन वो नेक्स्ट सेकंड लाइन पे आएगा जहाँ पर हमने एक और फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो दूसरी लाइन जैसे कॉल हुआ तो वो तुरंत उस फंक्शन को सर्च करना शुरू कर देगा अपने ऊपर, और उस फंक्शन की लाइन जैसे ही उसको मिलेगा उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर जाएगा देखेगा एक और स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मेरी दूसरी जो है वो प्रिंट हो रही होगी। सेकेंड स्टेप हमारा आउटपुट पे दिखेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा ये बैक टू अपनी कॉलिंग वाली एड्रेस पे पहुंचेगा जहाँ से उसको बुलाया गया था, जहाँ से उसे कॉल किया गया था, और फिर उसके नीचे से हमारा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा। अब देखेगा एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो अब ये थर्ड लाइन जो हमें आउटपुट पे शो हो रही होगी। अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ किया था, कहाँ से हुआ था, मेन से। तो बैक टू अपने जो इसने कॉल किया था उसके पास जाएगा और देखेगा क्या इसके पास और लाइन है, नहीं है। अब क्या है, रिटर्न 0। तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर रिटर्न 0 चल जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, एक फंक्शन ही दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है और जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता फंक्शन के अंदर वाला, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा होता। ठीक है, और जो फंक्शन उसे कॉल करता है उसी फंक्शन के टर्मिनेशन के बाद वो डायरेक्ट उस फंक्शन के पास खुद आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर मैं देखूंगी तो जैसे मैंने बताया जो मेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पर प्रिंट होने वाली है वो क्या प्रिंट होने वाली है, इस फंक्शन में टेकिंग योर ऑर्डर। और हम देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लाइन यही प्रिंट हुई है। एंड द सेकंड लाइन जो प्रिंट होने वाली है वो हमारे प्रिपेयर फूड, जो फर्स्ट फंक्शन के अंदर कॉल किया था वो होने वाली थी, प्रिपेयरिंग योर फूड ऑर्डर। तो ये देखिए एग्जीक्यूट हुई है। एंड लास्ट हमारी जब वाला फंक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, टर्मिनेट हो रहा होगा, तो उसके नीचे की स्टेटमेंट चलेगी जो थर्ड नंबर स्टेप पे बताई गई, तो वही चल रही है। तो हमने समझ पाया कि अगर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस जब कॉल कर देते हैं किसी और फंक्शन को तो वो डायरेक्ट उस फंक्शन को सर्च करना शुरू कर देता है, उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट तब तक नहीं करता जिसको हमने कॉल किया है वो कंप्लीटली एक बार टर्मिनेट ना हो जाए। अगर मैं बात करूँ नेस्टिंग फंक्शन कॉल्स, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हमने देख लिया, लेकिन एक फंक्शन के जब कॉल कर रहे हैं उसी के अंदर ही, यानी कॉलिंग के टाइम ही हम कॉल करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी यू कॉल अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इनसाइड द आर्गूमेंट। यानी जब हम आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं, आर्गूमेंट पास करने की जगह हमने एक फंक्शन का नेम लिख दिया हो तो वो कैसे चेक करता है, चलिए समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिया है। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है स्क्वायर, दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम है एड। ओके, इनके अंदर हमने आर्गूमेंट्स पास कराए हुए हैं। मेरे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर 1 पैरामीटर्स है। अब मेन के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन जो मेरा ऐड था उसको कॉल किया, लेकिन उसके अंदर ही हमने 2 फंक्शन लिए हैं और उन दोनों फंक्शन को हमने एज अ आर्गूमेंट सेंड किया है। यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा, जो सेकंड वाला आर्गूमेंट है वो यहाँ जा रहा है और यहाँ पर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है दूसरे आर्गूमेंट के थ्रू, और उसके अंदर एक और आर्गूमेंट भेजा है। तो ऐसे करने पे क्या होता है, जब हमने ऐड को कॉल किया तो वो अंदर जाएगा, देखेगा आर्गूमेंट क्या सेंड किए, आर्गूमेंट के अंदर ही हमने फंक्शन लिए हुए हैं, तो वो तुरंत क्या करेगा, ऊपर सर्च करना शुरू करेगा। सबसे पहले उसको चेक करेगा जो सेकंड के थ्रू, यानी एक्स के अंदर सेकंड वैल्यू जाएगी, एंड देन हमको रिटर्न होकर यहाँ पे क्या मिल रहा होगा 4, 2 × 2, एंड देन फिर ये जाएगा, ये सर्च करेगा, ये भी इसी पे जाएगा। ठीक है, देन ये क्या करेगा, ये भी हमारे सीधा स्क्वायर फंक्शन पे जाएगा। इसमें हमने x की जगह क्या भेजा है 3, तो ये रिटर्न कर रहा होगा इसको वापस से, रिटर्न 3 × 3 करके मेरे पास 9 आ जाएगा। तो अब मेरे पास 4 और 9 दोनों आर्गूमेंट जैसे पास आए, अब ऐड फंक्शन कॉल होकर अब ऐड को सर्च करेगा और मेरे a के पास जा रहा होगा 4 एंड b के पास जा रहा होगा 9, यानी कि स्क्वायर 2 एंड स्क्वायर 3 हमारे जो है वो ऐड से पहले रन हो रहे होंगे।
क्यों? क्योंकि हमने ये नेस्टिंग फंक्शन कॉलिंग की है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन, जैसे लूप्स के अंदर लूप चला रहे होते हैं ना, ऐसे हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल किया हुआ है। देन हमारा यहाँ पर ऐड होकर 13 आंसर आ रहा होगा। तो चलिए इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है गेट परसेंटेज। ओके, तो गेट परसेंटेज नाम का एक फंक्शन है और एक है गेट ग्रेड। ये हमारा सिंपल अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी ग्रेड को कैलकुलेट कर रहा है। तो मेरा जैसे ही कंपाइलर मैंने रन करना है तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, मेन के पास। उसके अंदर हमने क्या किया, एक टोटल मार्क्स करके एक वेरिएबल बनाया। तो यानी कि मेरी मेमोरी में एक टोटल मार्क्स करके वेरिएबल बना और उसके अंदर क्या चले गए, मार्क्स 410। एंड देन मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया ग्रेड का, जिसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल करने पर जैसे गेट ग्रेड को करूँगी, गेट ग्रेड अंदर चेक करेगा उसके आर्गुमेंट्स क्या है। उसके अंदर हमने देखा एक और फंक्शन है फंक्शन के अंदर जिसका नाम है गेट परसेंटेज, और उसके अंदर मैंने एक अपना आर्गुमेंट जो था मेरा 410 वो सेंड करा है। यानी कि जैसे ही पूरा कंप्लीट देखेगा उसके अंदर हमने आर्गुमेंट की वैल्यू सेंड की है, वो ऊपर जाके सर्च करना शुरू करेगा कि गेट परसेंटेज कहाँ है। वो जहाँ मिल जाएगा उसके पास जाएगा और देन उसके अंदर जा रहा होगा। तो हम देखेंगे कि हमारे 410 मार्क्स थे, ठीक है, जो भी हमारे उसके मार्क्स हमने सेंड किए टोटल, एंड देन वो उसके थ्रू उसकी परसेंटेज लाएगा। तो ये यानी कि कुछ 75 से मोर देन बन रही है। तो अब जैसे ही वो आ जाएगी इसके पास वापस आ रही होगी वो परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी फ्लोट में वैल्यू जाएगी और वो आर्गूमेंट के थ्रू, यानी अब आर्गूमेंट क्लियर हो गए, अब वो गेट ग्रेड करके जो मेरा फंक्शन है उसको सर्च करना शुरू करेगा अपने ऊपर, और वो जैसे ही फंक्शन मिल जाएगा उसमें यहाँ पर मेरी परसेंटेज जा रही होगी जो भी 78 समथिंग। तो वो यहाँ पर आने के बाद वो चेक करेगा कि 90 से ग्रेटर देन है या फिर 75 से ग्रेटर देन है। तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा आउटपुट में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्रेड को प्रिंट कराया ग्रेड में स्टोर करा के, एंड देन हमने यहाँ पे रिटर्न 0 किया है। तो चलो एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आया ग्रेड बी। ग्रेड बी कैसे आया, क्योंकि पहले तो कॉल हमने गेट ग्रेड को किया बट उसके अंदर हमने परसेंटेज वाले को कॉल किया, तो उसने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी परसेंटेज कैलकुलेट की और उस परसेंटेज को हमने एज अ कंडीशनल अपने गेट ग्रेड फंक्शन के अंदर चेक किया कि कौन सी ग्रेड हमें मिलने वाली है इस परसेंटेज के कंपैरिजन में। तो यानी कि हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन के अंदर एज अ आर्गूमेंट भी हम फंक्शन भेज सकते हैं, और जब उस फंक्शन का रिटर्न आ रहा होगा एज अ आर्गूमेंट तब वो वाला हमारा फंक्शन जो बाहर था, आउटर फंक्शन था, ये हमारा इनर फंक्शन है। सिंपल सी बात है, हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर आर्गुमेंट के कंपैरिजन हमने क्या भेजा, एक और फंक्शन भेजा है, ठीक है। तो जैसे वो एज अ आर्गूमेंट आएगा तो ये हमारा आउटर फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा होगा, ये हमारा इनर फंक्शन है। एक चीज़ और ध्यान देने की है, सी लैंग्वेज में एक तरह से आप बोल सकते हो लूप होल भी है। आपको जो भी फंक्शन सर्च करना है, अगर आप इस फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो वो आपसे ऊपर होना ही चाहिए। वो बाय डिफॉल्ट जब भी सर्च करता है तो वो ऊपर फंक्शन सर्च करना होता है। ऐसा नहीं आप ऊपर मेन पहले मेन लिखो देन उसको कॉल करो, तो वो फिर आपको एरर दे रहा होता है। आईडी पे कोई भी थ्रू आप अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन आईडी वो एरर थ्रू करता है। सी का बेसिक सिंटेक्स ये है कि आपको अगर कोई फंक्शन कॉल करना है तो जिस फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन कॉल किया है उसके ऊपर वो फंक्शन बनाना पड़ता है। तो ये रूल हमें याद रखना होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे फंक्शन क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, एक्चुअल में उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेफिनेशन, उसको प्रॉपरली लिखने का क्या क्या स्टेप्स है, उसमें हमने 3 स्टेप्स जाने। फिर हमने उसके अलग अलग टाइप के कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन समझे। फिर हमने ये भी जाना कि एक्चुअल में फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल किया जा सकता है, नेस्टेड कैसे फंक्शन कॉल किया जा सकता है। हमने ऑलमोस्ट 40 से 50% फंक्शन इस वीडियो में कंप्लीट किया। देन हम इस फंक्शन के थ्रू हम इसके कोर कंसेप्ट जो है वो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे फंक्शन के थ्रू। सो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल फॉरगेट। अगर ये आपको लगता है कि अभी नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिमाइंड करना, क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझ रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफिकल्टी जा रही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो।